नमस्कार, आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स, फाइनली अगला सेट प्रैक्टिस लेके आ चुका हूँ। इससे पहले वाला जो है मतलब कि मैं आपको पता है कि भाई मैं 19 टेस्ट करवा चुका हूँ। यूट्यूब पे सब कुछ फ्री चल रहा है और टोटल जो मेरा लक्ष्य है कि मैं आपको 40 टेस्ट करवा दूँ, जहाँ से जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली मैक्सिमम क्वेश्चन आपको दिखेगा, है ना। तो ज़रूर जो है इससे पहले वाला टेस्ट दीजिएगा। अब यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स का ये कॉमन डाउट है कि सर मेरा मार्क्स कम आ रहा है तो हम क्या करें, है ना। घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जो लोग बिहार दरोगा, है ना, जो कि आप सबको पता है कि 1800 प्लस पोस्ट पे वैकेंसी आने वाला है, कभी भी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। तो आप इसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए भी महत्वपूर्ण है। जो लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल 19,000 प्लस पद पे नोटिफिकेशन आ चुका है और आप सबको जो है पता है कि एग्ज़ाम डेट भी आउट हो चुका है ना, तो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए तो और रामबाण है ये। या फिर जो लोग 18 मई को जो है एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, है ना, बिहार मद्य निषेध दरोगा का, है ना, तो इसका एग्ज़ाम डेट भी आउट हो चुका है। तो आपके लिए तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मत पूछिए, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि सर मार्क्स कम आ रहा है तो इसका कोई सोल्यूशन बताइए। बिल्कुल मैं बताऊंगा। देखो भाई, आपकी मॉक टेस्ट में जो है सपोज दैट 100 क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, हालांकि जब मैं सिर्फ प्रैक्टिस करवाता हूँ तो वो सारी चीज़ें सारे पॉइंट बताता हूँ कि मान लो कि मॉक टेस्ट की मैं बात कर लूँ तो 100 क्वेश्चन रहता है। इसमें आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है ना, हिस्ट्री का क्वेश्चन रहता है, पोल साइंस का क्वेश्चन रहता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ज्योग्राफी का क्वेश्चन रहता है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन रहता है ना, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन रहता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो बायो का क्वेश्चन रहता है, यहाँ पे मैं बात कर लूँ तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन रहता है, यहाँ पे बात कर लूँ फिर से मैं तो फिजिक्स का क्वेश्चन रहता है ना। उसके बाद अगर बात कर ले तो बिहार स्पेशल का क्वेश्चन रहता है ना, मैथ्स का क्वेश्चन होता है, हिंदी का क्वेश्चन होता है। तो सारे सेक्शन इसमें इंक्लूड है। तो आप क्या करिए, जिस सेक्शन में आपके मार्क्स कम आ रहा है, सेक्शन नहीं मतलब कि जिस टॉपिक से, मान लो कि आपने देखा कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन से क्वेश्चन आया, आपने वहाँ पे क्वेश्चन गलत कर लिया, तो जो लोग पेड क्लास में है तो जाहिर सी बात है भाई साहब आपके पास नोट्स होगा, तो आप क्या करेंगे, उस नोट्स को रिवीजन कर लेंगे क्योंकि सारे की पॉइंट वो नोट्स में है। जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो, जिस भी बुक को पढ़ रहे हो, तो आप जाके वहाँ से रिवीजन कर लो। मॉक टेस्ट का तरीका यही होता है, ठीक है। हालांकि मैं डिटेल में जब मैं आपको पीडीएफ देता हूँ तो उसका जो है एक्सप्लेनेशन तो है ही, मतलब कि पूरा टॉपिक ही कवर हो जाता है, ठीक है। खैर, तो बढ़ते हैं आगे। अच्छा, जो लोग बिहार दरोगा के बैच में आना चाहते हैं तो आपके लिए अभी जो है एकदम ऑफर प्राइस है, मात्र जो है 1099 है। तो जो लोग इच्छुक है इस बैच में आके जुड़ के पढ़ सकते हो, एकदम जीरो से सब कुछ आपको मिलता है यहाँ पे, है ना। इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको नंबर दिख रहा होगा 9341766130, इस नंबर पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं ना। पेमेंट का नंबर ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 7319924130, ये पेमेंट का नंबर है। तो जो जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट करके सेम नंबर पर भेजना है, साथ में अपना नाम। पेमेंट जो है किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। जो लोग सिर्फ जो है टेस्ट देना चाहते हैं तो भाई आपके लिए 599 रुपया में कंप्लीट पैकेज, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें अभ्यास सीरीज भी मिल रहा है। तो जो लोग इच्छुक है तो इसमें आ सकते हैं। इसमें अभ्यास सीरीज भी है, सारे टॉपिक आपका रिवीजन भी होगा, प्लस 40 टेस्ट भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलो अब क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पहला कहता है, जरा सा देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सभी लोग ध्यान रहे, मैं लास्ट में बता दूंगा कि भाई आप लोग जो है इसमें कितने क्वेश्चन सही किए हो तो पास हो, मतलब कि जो कट ऑफ है मैं लास्ट में बता दूंगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कर रहा है कि टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार न्यूज़ में था ये, तो किसे कहा जाता है ना। दोबारा सुनिए, टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है ना। तो आपके आंसर में है सत्येंद्र त्रिपाठी है, दूसरा है बिंदेश्वर पाठक, तीसरा जो है आप देख सकते हैं श्रीधर वेंकट है, और चौथा जो है जैक मिश है। जो लोग बी टिक कर रहे हो बिल्कुल सही है, बिंदेश्वर पाठक को जो है टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। देखो भाई, इसका जो जन्म हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो हुआ था 1943 में। ध्यान रखिएगा कुछ बातें। इन्होंने भारत में जो है, दोबारा सुनिए, इन्होंने भारत में कौन, तो यहाँ पे आप कहेंगे सर स्वच्छ, है ना, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की दशा में सुधार और सामाजिक परिवर्तन हेतु कब, तो आप कहेंगे सर 1970 का डेट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसमें जो है इन्होंने सुलभ इंटरनेशनल संस्था, ये पूछे जाते हैं और पूछे भी जा सकते हैं, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ सुलभ, है ना, सुलभ इंटरनेशनल, है ना, ये ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल संस्था का जो है स्थापना किया था, कब किया था, तो आप कहेंगे सर यह जो है 1970 में, भी मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ ना। तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं यहाँ से उल्टा के कि भाई, क्योंकि ये तो आपसे पूछ लिया है कि टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो आप टिक करेंगे सर बिंदेश्वर पाठक को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है स्वच्छता और
स्वास्थ्य की दशा में सुधार के लिए जो है इनका महत्वपूर्ण योगदान है, और इसके लिए इन्होंने जो है सुलभ इंटरनेशनल संस्था का भी स्थापना किया था, ये भी पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ बिंदेश्वर पाठक से और आपको ध्यान रखना है, उन्हें जो है 1900 कब, तो 91 में किससे, तो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, ठीक है। हालांकि इसकी मृत्यु जो है नई दिल्ली में हो गया था 2023 में, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो आप माइंड में रखेंगे। चलो भाई, अगला क्वेश्चन है कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है ना। तो बिल्कुल आंसर जो लोग डी टिक कर रहे हो सही है, टीकाकरण से। मैं आपको बता दूं, मिशन इंद्रधनुष का संबंध जो है टीकाकरण से है। मिशन इंद्रधनुष अभियान भारत सरकार के जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जो है सभी बच्चों को टीकाकरण के लिए जो है ये लाए गए थे, और इसका प्रारंभ हुआ था 2014 से, है ना, आपको पता होना चाहिए, है ना, 2014 से इसकी शुरुआत हुई थी, है ना। मिशन इंद्रधनुष बच्चों के को जो है 7 टीके, जैसे आप सबको पता होना चाहिए कि भाई एक डिप्थीरिया का होता है, यहाँ पे लिख नहीं ज़रूरत, हालांकि ये नहीं है, डिप्थीरिया होता है, मैं बोल ही देता हूँ, काली खांसी, टेटनस, पोलिया, खसरा, टीबी, हेपेटाइटिस बी, इसमें जो है लगाने का प्रावधान है। कौन से इसमें मिशन इंद्रधनुष स्कीम जो सरकार के द्वारा चलाया गया है ना, उसमें, ठीक है, बेसिक बात था। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि बहुत स्लो से कर पाऊंगा ना, तो जो कि इसमें 100 का 100 क्वेश्चन है, फुल लेंथ टेस्ट है, ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसका कंप्लीट जो PDF देता हूँ इसमें डिटेल में एनालिसिस करके दे दिया हूँ यार, इतना उम्दे तरीके से कि मत पूछिए। मैं पुनः कह रहा हूँ, ये सीट जो करवा रहा हूँ ना, शुरू से अंत तक कर लीजिए, आपको लगेगा कि हाँ सर, हम जो यहाँ पे दिए हैं टाइम, तो बिल्कुल हमें बेनिफिट ही नहीं बल्कि सर्वोत्तम है हर जगह से। चलो भाई, अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। देखो, शब्द पर्यावरण दिवस है ना, राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर समझ लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग गलत कर बैठते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 3 का, तो बिल्कुल जो लोग 5 जून टिक कर रहे हो, बहुत आसान क्वेश्चन है ना, तो ये मनाया जाता है 5 जून को। देखो भाई, विश्व पर्यावरण दिवस जो है, तो UNEP, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, UNEP, दोबारा सुनिए, UNEP का पहल है, जिसका निर्णय जो है स्टॉकहोम सम्मेलन में कब, तो ये 1972 ईस्वी में, ये भी पूछ लेता है, तो लिया गया था। पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, ये भी पूछे जा सकते हैं, तो भाई 1974 में मनाया गया था। कब, तो 1974 में पहला, ध्यान रखिएगा, ये पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखो, UNEP का मैं बात कर लूँ तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम होता है, ये संगठन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, कुछ भाई स्टॉकहोम में है इसका मुख्यालय, ये भी प्रश्न पूछ लेते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। सॉरी, UNEP का जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये नैरोबी मतलब कि केन्या में है ना, नैरोबी है, केन्या में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पूछ लेते हैं कई बार, तो आप क्या करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। चलो, इस साल का 2025 का पर्यावरण दिवस तो भाई जाहिर सी बात है वो मनाया जाएगा कब, तो 5 जून को। तो चूंकि उसका थीम क्या होगा तो वो आगे हम लोग देखेंगे, है ना, चूँकि अभी अप्रैल महीना चल रहा है ना, अप्रैल का 3rd वीक चल रहा है। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, कहाँ आयोजित हुआ था। 4 नंबर का, जो लोग यहाँ पे बिल्कुल बी टिक कर रहे हो, बिल्कुल सही है, रियो डी जेनेरियो में जो है हुआ था, ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, प्रथम जो है पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे, तो रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था, वर्ष 1992, ये ध्यान रखिएगा कब, तो ये वर्ष जो है 1992 का तिथि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो वर्ष 1992 में ये ब्राजील के, अच्छा कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई कौन से देश में रियो डी जेनेरियो है, तो ये ब्राजील में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वहीं पे सर्वप्रथम 1992 में पृथ्वी सम्मेलन जो है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन मनाया गया था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ब्राजील के जो है रियो डी जेनेरियो शहर है, शहर का नाम है, और इनका मेन उद्देश्य क्या था, तो सामाजिक आर्थिक विकास को जो है बढ़ावा देना। प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं पुनः कह रहा हूँ, ध्यान रखिएगा ऐसे पॉइंट। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कह रहा है कि 2026 में फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा। एकदम स्टार मार्क कर लीजिए, 5 स्टार कर लीजिए इस क्वेश्चन को और रट लीजिए, है ना, ये प्रबल संभावना है कि आपके क्वेश्चन में, आपके पेपर में क्वेश्चन आए, ठीक है। तो बिल्कुल जो लोग ए टिक कर रहे हो, USA, कनाडा और मैक्सिको, बिल्कुल सही है। मैं आपको बता दूं, 2026 में फीफा विश्व कप USA, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो भाई, आप लोग क्या करते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, कम से कम शेयर किया करिए, इससे होता है कि मेरा मनोबल बढ़ता है ना। क्योंकि आप सबको पता है कि यहाँ पे कंटेंट सर्वोत्तम मिलता है, जो डिस्कशन करवाता हूँ वो सर्वोत्तम होता है, तो सब कुछ सर्वोत्तम है, तो आप इतना करिए ना, है ना। जिसके वीडियो में कुछ नहीं रहता है तो उन्हें खूब शेयर करते हैं, कम से कम 5 ग्रुप में आप लोग शेयर करिए, है। अच्छा, जिनको PDF चाहिए तो आप लोग क्या करिए, कम से कम 5 ग्रुप में शेयर करिए और उसका स्क्रीनशॉट करके मुझे भेजिए, तो आपको PDF फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। चलो, अब इतना काम तो कर सकते हो।
अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? जो लोग बी टिक कर रहे हो बिल्कुल सही है, सेरिब्रम जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मानव मस्तिष्क को जो है 3 भागों में बांट के हम लोग पढ़ते हैं। बायोलॉजी का एक चैप्टर है मैं आपको बताया हूँ, नर्वस सिस्टम, उसमें बहुत कायदे से बढ़ाया हूँ, ठीक है। तो मस्तिष्क का जो 3 भाग है आप सबको पता है कि अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, है ना। फिर अग्र मस्तिष्क को भी 2 भागों में बांटा गया है। ये बेसिक बातें हैं, यहाँ पे चर्चा नहीं करूंगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम होता है, ध्यान रखिएगा। सेरिबेलम एक होता है, सेरिबेलम मत करिएगा, सेरिब्रम है ये, ठीक है। कई बार जो है गलती लोग कर देते हैं, क्योंकि ये जो सेरिब्रम जो है ना, सेरिब्रम, दोबारा सुनिए, मतलब कि ये अग्र मस्तिष्क का भाग होता है, ध्यान रखिएगा, अग्र मस्तिष्क का भाग होता है सेरिब्रम, है ना। क्योंकि अग्र मस्तिष्क की मैं बात कर लूँ तो इन्हें भी 2 भागों में बांटा गया है, एक है सेरिब्रम, है ना, और दूसरा जो है क्या नाम है बता सकते हो आप लोग? देखते कितने लोग बता पाते हैं, कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा, ठीक है। तो ये जो सेरिब्रम है ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, और संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग 2/3 हिस्सा ये होता है ना, 2/3। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। चलो भाई, क्योंकि मानव जो है किसी भी बात को सोचने, समझने, शक्ति, स्मरण शक्ति, घृणा, प्रेम, भय, अनुभव जैसी प्रक्रिया नियंत्रण करने का जो काम करता है यही करता है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंत्री परिषद का आकार होता है, मंत्री परिषद का कितना आकार होता है? तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखे तो आपके दिमाग में चलना चाहिए, अच्छा सर ये पोल साइंस का क्वेश्चन आ गया। हाँ भाई, पोल साइंस का ही क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट में सारे सेक्शन इंक्लूड है। तो जो लोग यहाँ पे बी टिक कर रहे हो बिल्कुल सही है, लोकसभा का, मैं क्या कर रहा हूँ, मंत्री परिषद का बात कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मंत्री परिषद का आकार लोकसभा का 15%, लोकसभा में जो 15% जो है जनता की द्वारा चुने गए मंत्री है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, ठीक है। यह जो है प्रावधान कौन सा संशोधन में किया गया था, ये भी पूछे जा सकते हैं कि मंत्रिपरिषद में या फिर मंत्रिपरिषद का आकार क्या होना चाहिए, तो लोकसभा का 15%। तो भाई ये जो किया गया था प्रावधान, यह कितने नंबर का संविधान संशोधन के तहत? 91वां संविधान संशोधन हुआ था। ये कब हुआ था? तो 2003 में हुआ था। इसके तहत जो है यह प्रावधान किया गया था। मैं आपको बता दूं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जो है प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये कौन सा संविधान संशोधन करता है? तो 91 नंबर का संविधान संशोधन करता है भैया, ये भी ध्यान रखिएगा। और मैं आपको बता दूं, राज्यों में भी मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों का अधिकतम संख्या विधानसभा में कितना होना चाहिए? तो 15% से विधानसभा में भी जो है जितने मंत्री है तो उससे अधिक नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो ये मंत्रिपरिषद का आकार पूछा था, ये आप ध्यान रखेंगे। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बिहार की सबसे बड़ी जो है ऑक्सो झील है, कौन सा? आपके ऑप्शन में जो है ना। अब यहाँ पे कहेंगे सर ऑक्सो झील हमें समझ में नहीं आया, क्या होता है भाई? ऑक्सो झील को हम लोग गोखुर झील कहते हैं। कोई बात नहीं, आप मेरे साथ पढ़ रहे हो ना, तो हम आपको सब समझा देंगे, ठीक है। क्या भाई? गोखुर झील कहते हैं इसे, ये ध्यान रखिएगा। दोबारा सुनिए, बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सो झील जो है, जिसे हम लोग गोखुर झील कहते हैं, ऑक्सो झील को गोखुर झील कहते हैं। अब बता दो कौन है। तो जो लोग जो टिक कर रहे हो, कांवर झील राइट आंसर है, बिल्कुल सही है, कांवर झील इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। देखो भाई, बिहार की सबसे ऑक्सो या गोखुर झील कांवर झील है। कांवर झील को जो है एशिया के सबसे सही सुन रहे हैं, एशिया के सबसे ताजे पानी का जो है गोखुर झील माना जाता है। ताजे पानी इन द सेंस जो पीने वाला पानी होता है वो, है ना। यह बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। कहाँ पे भैया? अगर बिहार का मैप बनाएंगे, अगर आप स्पेशल बिहार पढ़े हैं मेरे साथ, अगर जुड़े होंगे तो आप पढ़े ही होंगे, ठीक है। और डायग्राम से मैं आपको सब कुछ पढ़ाया हूँ, है ना। ये गंगा नदी है और यहीं पे आपको बेगूसराय जिला दिखेगा, खगड़िया से सटा हुआ है, और वहीं पे जो है क्या है भैया? तो गोखुर झील है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और मैं आपको बता दूं, कांवर झील को जो है बिहार की जो है पहली और देश की कौन सी, तो ये भी ध्यान रखिएगा, 39वीं जो है रामसर सूची में शामिल किया गया था। जब इसे रामसर सूची में गोखुर झील को शामिल किया गया था, जो कि आप सबको पता है कि ये जिसे कांवर झील भी कहते हैं, सॉरी मैं कह रहा हूँ, ये कांवर झील की मैं बात करूँ तो ये जो है रामसर सूची में जब शामिल किया गया था, तो ये कितने नंबर का बन गया था पूरे इंडिया में? तो ये 39वें नंबर का रामसर सूची में जो है इसे शामिल किया गया था, है ना। जब जोड़ा गया था रामसर सूची में या फिर रामसर साइट में, तो ये 39वें नंबर का हो गया था और बिहार का ये पहला था, ठीक है। हालांकि नागिनक्टी अभ्यारण्य को भी इसमें जोड़ दिया गया है रामसर सूची में, मैं इसके बारे में आगे भी पढ़ा चुका हूँ और क्रेम फेमस में भी, है ना, 2024 में ही जोड़ा गया था। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पे काम करता है, बता दो। 9 नंबर का। जो लोग सी टिक कर रहे हो बिल्कुल सही है, सी वाले भैया। देखो यहाँ पे देख लेना जरा सा, गला दुख जाता है और आप लोग शेयर नहीं करते हैं, है ना। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जो है लैक्टोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है, ध्यान रखिएगा।
आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है सर, थोड़ा सा बता दीजिए। क्वेश्चन तो आ रहा होगा, तो भैया देखो सुन लो, लिखूंगा नहीं, लिखूंगा तो बड़ी लंबा हो जाएगा। देखो, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से डुबाई जाती है या भी डुबाई जाती है, तो उसके भार में जो है आभासी कमी आता है। जाहिर सी बात है, किसी वस्तु को अगर आप पानी में डुबाएंगे तो वो उसके भार में कमी आता है ना। और यह भार की मैं बात कर लो तो आभासी कमी जो है वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव, या फिर अगर मान लो पानी में डुबाते तो पानी को हटा देता है, तो वहाँ से भार में कमी होगा, तो इसके बराबर होता है। और यही आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है। थोड़ा सा अभी ध्यान रख लीजिएगा, ये जो है फिजिक्स का सेक्शन है और बहुत कायदे से फिजिक्स में पढ़ा चुका हूँ। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगर कर्क रेखा की बात करें तो भैया इंडिया का मैप आप सबको बखूबी से पता है ना। मैं थोड़ा सा एक छोटा सा मैप बना लेता हूँ, चूंकि स्पेस का कमी है तो इसलिए ऊपर वाला एरिया को छोटा ही बनाया हूँ, ठीक है। ये जो है भारत के बीचों बीच कर्क रेखा होकर गुजरता है। तो बता दो भाई, यहाँ पे ये गुजरात है, ऊपर में आप सबको पता है राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है ना। छत्तीसगढ़ के बाद कौन सा होगा, आप कहेंगे सर यहाँ पे झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, 2 राज्य यहाँ पे है ना। सॉरी, ये थोड़ा सा ऊपर हो गया है, ये ऐसे होता, ये वाला ऐसे होता है ना, क्योंकि एक मिनट यहाँ पे ऐसे होता है, ये है ना, ऐसे होता, ऐसे है कुछ इस तरीके से, जो कि त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरता है। 2 पूर्वोत्तर राज्य, टोटल 8 राज्य है। तो आंसर लगा क्या, आप बता दो भाई 10 नंबर का। जो लोग यहाँ पे सी टिक कर रहे हो, करे कौन सा, बहुत कुछ था ही नहीं यार, ये तो सी हो जाएगा। ये कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है ना। कौन कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर सबसे पहले आप गुजरात को टिक करेंगे, है ना। गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, है ना, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, 4 हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उसके बाद झारखंड हो गया, उसके बाद वेस्ट बंगाल हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया। ये 8 राज्य है कि भारत की कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, उसके 23.5 डिग्री ऊपर जाइएगा ना, 23.5 डिग्री, है ना। ये जो है कर्क रेखा है, और 23.5 डिग्री नीचे जाइएगा साउथ की तरफ, तो ये मकर रेखा है। बहुत कायदे से मैं पढ़ा चुका हूँ यार, ज्योग्राफी पढ़ा है उतना अच्छा से। ज्योग्राफी तो भाई यूपीएससी वाले बच्चों को लोग नहीं पढ़ाते हैं, वैसे मैं पढ़ा दिया हूँ। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है, लो आ गया फिर से। अगर बिहार के जो है अपवाद तंत्र पढ़े होंगे तभी इस क्वेश्चन को सही से आप जवाब देंगे, है ना। अपवाद तंत्र आपने पढ़ा है, ये गंगा नदी है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है ना यहाँ पे। अच्छा आप बता दो, इसका आंसर बता दो भाई साहब, बूढ़ी गंडक नदी किसकी सहायक नदी है। 11 का थोड़ा सा फास्ट में, बिल्कुल ये जो है गंगा की सहायक नदी है, बेसिक से बात है। बूढ़ी गंडक गंगा की सहायक नदी है। बूढ़ी गंडक की मैं बात कर लो तो सोमेश्वर श्रेणी के जो है पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया जिले में बहते हुए और अंत में जो है मुंगेर जिले में गंगा नदी में आकर मिल जाता है। तो ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। जो लोग टिक कर रहे हो बी, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। बिल्कुल, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। मध्य प्रदेश में जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने के पश्चात यह जो है उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुरा के मध्य भ्रंश घाटी होकर जो है बहते हुए कहाँ पे, तो यह जो है खंभात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी की मैं थोड़ा सा इसकी लंबाई की बात कर लूँ भाई, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो ये 1300 जो है 12 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है ना। यह जब्बलपुर के पास जो है भेड़ाघाट की संगमरमर शैलों का जो है काटकर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करता है। तो धुआंधार जलप्रपात जो है ना, ये इसी नदी में है, नर्मदा नदी। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और बनते हैं, सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर ही स्थित है। सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर स्थित है, ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिली, है ना, कब मिला। 13 नंबर का आंसर। जो लोग ई टिक कर रहे हो, ए टिक कर रहे सही है, इलाहाबाद की संधि। अब यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि बता दो भाई इलाहाबाद की संधि कब हुआ था। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि जो हुआ था कब हुआ था, कितने लोग बता सकते हो। तो आप कहिएगा सर इलाहाबाद की प्रथम संधि हुआ था वो 12 अगस्त को हुआ था। 12 अगस्त, ये डेट ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर आजकल इन्हीं चीज़ों पे फोकस करता है। 12 अगस्त 1765 में है जो इलाहाबाद की प्रथम संधि हुआ था। इसमें क्या हुआ था प्रथम संधि और द्वितीय संधि में, तो मैं आपको बता दूं प्रथम संधि में जो हुआ था मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजी गवर्नर था लॉर्ड क्लाइव के मध्य जो है ये संपन्न हुआ था दोनों, ठीक है। इस संधि के तहत जो है कंपनी को मुगल साम्राज्य से बंगाल और बिहार, दोबारा सुनिए, बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई और इसके बदले में कंपनी ने जो है साम्राज्य को 26 लाख रुपये वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया था। कंपनी ने जो है अवध के नवाब से जो है कारा और इलाहाबाद के क्षेत्र लेकर जो है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिया था। बेसिक बात है। अब ये क्वेश्चन और पूछ लेते हैं कि इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुआ था। तो भाई मैं आपको बता दूं, ये डेट भी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, ये 16 अगस्त को बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है ना। 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद, 1765 तो बक्सर के युद्ध के बाद ही जो है इलाहाबाद का प्रथम संधि और द्वितीय संधि होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बक्सर का युद्ध मैं पढ़ाया हूँ बहुत अच्छे से, जाके देख लेना, पीडीएफ भी दिया हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री जो पढ़ाया हूँ उतने उम्दा तरीके से मत पूछिए। तो इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में हुआ था, इतना ध्यान रखो यहाँ से, ठीक है।
और आगे जाऊंगा तो फिर से वही कहानी हो जाएगा, बड़ी लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने है, चुनाव आयोग का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में मिलता है? तो सबको पता है कि अनुच्छेद जो है 324 भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 324 जो है यह चुनाव आयोग का उल्लेख मिलता है। और भाग कौन सा है? तो भाग 15 है ना, भाग 15 में। और अनुच्छेद जो है भाग अगर पूछा जाए तो कौन से भाग में चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान है? तो भाग 15 में, ठीक है। अनुच्छेद 24 से 39 ये तक जो है किसके बारे में प्रावधान है? तो आप कहेंगे सर चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुसार संसद, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए चुनाव आयोग का गठन किया है और ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। बेसिक बातें हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने करे कि राज्य सूची के विषय पर जो है संसद कब कानून बनाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जो लोग आंसर टिक कर रहे हो ये हो जाएगा, है ना। राज्यसभा द्वारा कितना? तो 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर, दोबारा सुनिए, राज्य सूची के विषय पर संसद कानून तब बनाती है जब राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाता है, तभी बना सकता है ना। संविधान में जो है राज्यसभा को जो है 4 विशेष शक्तियां प्रदान की गई है जो लोकसभा के पास नहीं है। ये 4 शक्तियां कौन कौन सा है एक बार मैं बोल देता हूं, लिखूंगा तो बड़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। देखो भाई, यह संसद को राज्य सूची अनुच्छेद 249 के जो है विषय पर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके विधि बनाने का अधिकार है। दूसरी ध्यान रखना, यह संसद को जो है नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु अधिकार देता है 312 के तहत, अनुच्छेद 312 के तहत। तीसरा ध्यान रखना, केवल राज्यसभा ही जो है उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है अनुच्छेद 67 के तहत। और चौथा जो कि महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा ऐसे समय में की जाती है जब लोकसभा भंग की जा चुकी हो, है ना, लोकसभा का विघटन हो गया हो। आपातकाल की घोषणा अकेले राज्यसभा के अनुमोदन पर भी प्रभावी होगी। और कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 को बहुत अच्छे से आप जानते भी हो, मैं जहाँ पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का जो है देशांतरीय जो विस्तार है, भारत का अक्षांशीय विस्तार आपने देख लिया है ना। भारत का, अगर मैं पुनः कह रहा हूँ, जो लोग मेरे साथ पढ़े होंगे ज्योग्राफी या फिर ज्योग्राफी को अच्छे से डायग्रामिकली पिक्टोरियल फॉर्म में पढ़े होंगे भैया, तो आप ये क्वेश्चन आराम से, भारत का अक्षांशीय विस्तार है ना, भारत का देशांतरीय विस्तार पढ़ा है तो आंसर आप टिक कर दोगे। आंसर बता दो, भारत का ये अक्षांशीय विस्तार पूछा है तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में स्थित है। अगर देशांतरीय विस्तार की बात करो तो ये 68 डिग्री है ना 7 मिनट से लेके ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में भारत स्थित है। तो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार बहुत कायदे से मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और आपने इसका आंसर भी ठीक है, तो ये सिर्फ देशांतरीय विस्तार पूछा है। आंसर कौन सा होगा? 16 का। गला दुख जाता है और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, इतने कंजूस हो यार, बहुत कंजूस हो। अच्छा, देशांतरीय विस्तार पूछा है आपसे, अक्षांशीय ने पूछा था देशांतर। तो ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट में स्थित है ना। देखो भाई, ईस्ट लिखा हूँ, पूर्वी है ना, दोनों जगह पूर्वी क्यों लगता है जाके बेसिक क्लास देख लेना, है ना। और हालांकि इसका मास्टर वीडियो यूट्यूब पे भी आ जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ जाए। 8 डिग्री 4 मिनट है भैया, ये 4 मिनट है। चलो, भारत का पूछा जाए कि टोटल ये जो वर्ग किलोमीटर है कितना है, तो ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और पूरे विश्व में भारत का जो क्षेत्रफल है प्रतिशत में 2.4% है पूरे विश्व का, है ना। भौगोलिक सीमा में बात कर रहा हूँ तो ठीक है। भारत का उत्तर से दक्षिण लंबाई, पूर्व से पश्चिम लंबाई, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये बेसिक बातें हैं। बेसिक बातें बताऊंगा तो बड़ी फिर से मैं कह रहा हूँ लंबा चौड़ा वीडियो हो जाता है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने कर रहा है कि पराबैंगनी किरणें से रक्षा करने वाली परत कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन ना एग्जाम हॉल में लोग करते हैं गलती। 17 का बिल्कुल यहाँ पे बी हो जाएगा, एस्ट्रोस्फीयर हो जाएगा, ध्यान रखना। देखो भाई, जिसे हम जो है हम लोग क्या कहते हैं, समताप मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? एस्ट्रोटोस्फीयर को जो है हम लोग समताप मंडल कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो मैं आपको बता दूं, समताप मंडल जिसे हम लोग स्ट्रेटोस्फीयर जो कहते हैं, ये पराबैंगनी किरणें से रक्षा करती है, या फिर कह सकते हैं कि पराबैंगनी किरणें से रक्षा करने वाली परत है। वायुमंडल की जो है संरचना की मैं बात कर लूँ तो तापीय विशेषता के आधार पर उसे वर्गीकृत किया गया है ना। तो अलग अलग मंडल है और इसका टाइम पीरियड भी कितने किलोमीटर में कौन सा मंडल फैला हुआ है जाके देख लेना एक बार। चलो, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किसने गति के नियम को प्रतिपादित किया था? तो सबको पता है भाई, ये न्यूटन ने किया था। देखो, गति के नियम का प्रतिपादक जो है आइजक जो है न्यूटन है, जिसे भौतिक का पिता भी कहा जाता है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। इन्होंने प्रथम नियम, तृतीय नियम ये दिया है, आपने पढ़ा है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? देखो भाई, सफाई कर्मी, अब शब्द को पकड़िए, प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? जो लोग सी टिक कर रहे हो, बिल्कुल ये अपघटक को कहा जाता है। देखो भाई, अपघटक को जो है प्राकृतिक सफाई कर्मी कहा जाता है।
अपघटक की मैं बात कर लूँ तो पौधे तथा उपभोक्ता के मृत शरीर से अपना भोजन प्राप्त करने के साथ साथ जटिल कार्बनिक यौगिक का साधारण ये नाम है, ध्यान रखिएगा, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? आसान सा क्वेश्चन है और बिल्कुल जो लोग टिक कर रहे हैं, नेपच्यून को जो है, नेपच्यून को कहते हैं वरुण, है ना, हिंदी में क्या कहते हैं भैया, आप कहते हैं वरुण ग्रह है ना, तो नेपच्यून को जो है वरुण कहा जाता है हिंदी में, तो इसे नीला ग्रह कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। यह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह होता है, इसके बारे में ये भी ध्यान रख लीजिएगा। चलो, ग्रह की संख्या टोटल 8 है। आंतरिक ग्रह कौन सा है, बाह्य ग्रह कौन सा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिखिए, लिखने से आपके माइंड जो है एक्टिव होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने, पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से संबंधित है? बताइए आप सभी लोग, पंचायती राज व्यवस्था किस हाँ, आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल, ये किसका क्या हो जाएगा भाई, हाँ ये हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। अच्छा, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, 1992 में हुआ था, ठीक है, और ये पंचायती राज से संबंधित है, बेसिक बात है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन है भाई, बर्फ क्या है ना भाई, इसका बिल्कुल डी हो जाएगा। यह जो है आणविक जो है ठोस है ना, क्योंकि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है और आयतन बढ़ता है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं क्या बोला हूँ, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है, दाब बढ़ाओगे ना तो बर्फ का गलनांक घटता है, लेकिन उसका आयतन बढ़ता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, सर्वोच्चता का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? तो इसका बताइए आप सभी लोग, बिल्कुल ये हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग हो जाएगा। सर्वोच्चता का सिद्धांत का प्रतिपादक लॉर्ड हेस्टिंग थे। सर्वोच्चता के सिद्धांत से तात्पर्य होगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्चता से है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्चता से इसे कहा गया है कि कंपनी की शक्ति भारतीय राज्यों की तुलना में अधिक है, इसका मतलब ये होता है ना, ये लॉर्ड हेस्टिंग के अनुसार, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष, देखो यहाँ पे प्रथम अध्यक्ष पूछा है, अब यहाँ पे अलग अलग एंगल से लोग जवाब देंगे। ये हाँ बिल्कुल, यहाँ पे अस्थाई और अस्थाई का बात नहीं किया है, इसलिए प्रथम अध्यक्ष होगा सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन और ये अस्थाई अध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा। और इन्हें जो बनाया गया था 9 दिसंबर 1946 को, ये भी ध्यान रखिएगा। और अस्थाई अध्यक्ष जो है उसके 2 दिन बाद बनाया गया था 11 दिसंबर 1946 इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, है ना, प्रसाद को। तो ये बेसिक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो मिटा देता हूँ उसे, है ना, क्वेश्चन नंबर 24 ही हुआ है यार। चलो आप बढ़ते हैं आगे, अब मैं थोड़ा सा फास्ट में खींचता हूँ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है? है ना, 25 का बिल्कुल ये हो जाएगा, यंग इंडिया, नाम से ही आपको दिख रहा होगा। देखो भाई, यंग इंडिया हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा नाम ध्यान रख लीजिएगा। एक तो आप लोग का चूँकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यंग इंडिया हो गया फ्रेंड्स, यंग इंडिया पहला। दूसरा आपको ध्यान रखना है हरिजन। तीसरा आपको ध्यान रखना है नवजीवन। चौथा आपको ध्यान रख लेना है हिंद स्वराज। इतना नाम कम से कम याद रखिएगा, है ना, हिंद स्वराज। एक है भाई यहाँ पे माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसका आत्मकथा है महात्मा गांधी का, है ना, तो यहाँ पे लिख दूँ क्या, 5वां, हालांकि नाम भी बोल देता हूँ, लिखूंगा तो भाई लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो ये सब जो है महात्मा गांधी की पुस्तक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। मैं पीडीएफ में ये सारी चीज़ें जब मैं पीडीएफ दूंगा तो मेंशन कर दिया हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, दे दिया हूँ एक पॉइंट मैं पीडीएफ में डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में मेंशन कर दिया हूँ। चलो भाई, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पीडीएफ को प्रिंट आउट जरूर करवाना। अगला क्वेश्चन है, लघुपथन का समय परिपथ में डाइस है, ये पूछ रहा है, तो 26 का जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे जो है धारा का मापन बढ़ जाता है, बेसिक सा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम का जो है सप्त रथ मंदिर किसने बनवाया था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है महाबलीपुरम का, हाँ बिल्कुल, ये जो है पल्लवों ने बनाया था। देखो महाबलीपुरम का जो है रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने, ये पल्लव का शासक थे, पल्लव वंश का थे, इन्होंने बनवाया था। रथ मंदिर में जो है सबसे छोटा द्रौपदी रथ है जिसमें किसी प्रकार का अलंकार नहीं मिलता है, ठीक है। पल्लव का संस्थापक सिंह विष्णु था, पल्लव वंश का। इसकी राजधानी कांची था, जिसे हम लोग कांचीपुरम कहते हैं, ठीक है, बेसिक बातें ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 जनगणना के अनुसार भारत की जो है साक्षरता दर कितनी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन यार, इस क्वेश्चन को तो मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत अच्छे से करना। तो 2011 जनगणना के अनुसार भारत की जो है साक्षरता दर 73% है, ठीक है, तो बी आंसर ठीक होगा। और अंतिम आंकड़ों के अनुसार 74.4% है, तो भाई अभी ये ध्यान रखना 73% ही आपके ऑप्शन में रहता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र
तासीगंज किस राज्य में है? अभी देखो ये लगातार न्यूज़ में था, अगर आप मैप देखेंगे इंडिया का, मैंने हालांकि ये करंट अफेयर्स जो पढ़ा था ये 2023 का जो है करंट अफेयर्स में मैं पढ़ाया था, ठीक है। तो यहाँ पे है भाई, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ये, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे हैं, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। देखो भारत में पुरुष साक्षरता दर जो है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ। ओवरऑल साक्षरता दर आपने देख लिया कितना प्रतिशत है, तो आप कहेंगे सर 73 है ना, लेकिन अंतिम आंकड़ा 74 आया था, तो 73 आप ध्यान रख सकते हैं, 73%। जिसमें पुरुष की मैं बात कर लूँ तो पुरुष साक्षरता दर जो है 82 ये पूरा डेटा पूछा जाता है ना, तो 14% है। महिला की मैं बात कर लूँ, महिला ये ध्यान रखना, तो महिला यहाँ पे जो है ये है 65.46% है। और भारत में लिंगानुपात कितना है, तो भारत में बात कर रहा हूँ तो प्रति 1000 पुरुष पे महिला की संख्या कितना है, तो 943 है, ये भी पूछ लेते हैं। तो कुछ बेसिक बातें हैं, ठीक है। बिहार का कितना साक्षरता दर है, तो देखो 61, 71, 51 ध्यान रखिएगा, 61, 71, 51 पॉइंट में भी है, तो ये डेटा मैं क्वेश्चन लिया हूँ तो वो वहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलो ये जो क्वेश्चन नंबर 29 था है ना, तो ये मतदाता केंद्र था सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ये तासीगंज हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन पे। रानी दुर्गावती कहाँ की जो हैसियत का शासिका थी? अच्छा, रानी दुर्गावती, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में होता है गलती, है ना। बिल्कुल जो लोग टिक कर रहे हो, देखो रानी दुर्गावती जो है गोंडवाना का शासिका थी। रानी दुर्गावती का जन्म जो है ये 1524 में होता है ना, 5 अक्टूबर 1524 में। ये ध्यान रख लीजिएगा, ये सब नहीं मिलेगा। बांदा के प्रसिद्ध राजपूत चंदेल सम्राट की जो है कीरत राय के परिवार में इनका जन्म हुआ था। रानी दुर्गावती का बचपन से ही जो है तीरंदाजी या फिर कह सकते तलवारबाजी में बहुत शौक था। रानी दुर्गावती का विवाह जो है कब हुआ था? 1542 ईस्वी में गढ़क टंगा, जिसे हम लोग गोंडवाना कह सकते हैं, तो उनके शासक दलपत शाह से हुआ था। और 1550 में राजा दलपत शाह की मृत्यु हो गया था, और रानी दुर्गावती पति की मृत्यु के बाद जो है पुत्र वीर नारायण को जो है राजगद्दी पर बैठाकर और खुद जो है राज्य की शासिका बन गई थी। अकबर के काल में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अकबर जो मुगल शासक था, अकबर के काल में गोंडवाना पर जो है विजय अभियान आसफ खां के नेतृत्व में शुरू हुआ, क्योंकि अकबर उस समय कहाँ पे उज्बेकों के विद्रोह का जो है सामना कर रहा था। तो ये बेसिक बातें हैं। और 1765 में दुर्गावती युद्ध में जो है पराजित हो गया था। दोबारा सुनिए, 1764 में 1700 माफी चाहता हूँ, 1564 होगा, माफी चाहता हूँ फ्रेंड्स, 1500 अगर मैं कहीं पे 1700 बोल दिया हो तो आप ध्यान रखिएगा, सॉरी। तो 1764 में जो है दुर्गावती को युद्ध में पराजित कर दिया, और बाद में इस राज्य मतलब गोंडवाना जो राज्य था, अकबर ने इसी राजवंश से संबंधित चंद्र शाह को सौंप दिया था। बेसिक बातें हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके साथ। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है बैक्टीरिया जनित है? 31 का बिल्कुल सी, जो लोग टिक कर रहे हो, टाइफाइड, ठीक है। बैक्टीरिया से अलग अलग रोग है, जैसे कोंड हो गया, हेजा हो गया, है ना, डिप्थीरिया हो गया, निमोनिया हो गया। बैक्टीरिया को क्या कहते हैं भाई? हिंदी में जीवाणु कहते हैं ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, जीवाणु कहते हैं, ठीक है। इससे जो संबंधित रोग है, जैसे कोड हो गया, हेजा हो गया, डिप्थीरिया हो गया, टेटनस हो गया, प्लेग हो गया, क्षय रोग हो गया, ये सब, निमोनिया हो गया, ये जो है बैक्टीरिया से ही होता है, जीवाणु से होता है। बेसिक बातें ध्यान रखो। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? है ना, तो बिल्कुल यहाँ पे जो है पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन होगा? देखो भाई, यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ ना डिप्थीरिया, तो जब मैं पीडीएफ में मेंशन जो किया हूँ, तो जैसे जीवाणु से संबंधित जितने भी रोग होगा वो सब मैं मेंशन कर दिया हूँ। फंगी से जितने भी संबंधित रोग है वो सब लिख दिया हूँ पीडीएफ में, है ना। वायरस से जितने भी रोग है वो सब लिख दिया हूँ पीडीएफ में, तो आप लोग निश्चिंत रहे उसके लिए। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है बताइए? 32 का बिल्कुल बी, उदयन थे पाटलिपुत्र का। देखो भाई, पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन को माना जाता है। उदयन हर्यक वंश का शासक था, ठीक है। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, आप सबको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कोठारी आयोग संबंधित है किससे? 35 का बिल्कुल बी हो जाएगा, ये प्रशासन से है। देखो भाई, नहीं यार, ये शिक्षा से है ना, शिक्षा से संबंधित है, माफी चाहता हूँ, डी हो जाएगा। कोठारी आयोग का संबंध शिक्षा से है। सन 1964 की बात है। कब है? 1964 की बात है भाई। भारत सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को जो है नया आकार व नई दिशा दिया था यहाँ पे, ठीक है। और डॉक्टर कोठारी उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मतलब कि यूजीसी के जो है अध्यक्ष थे, इसलिए ध्यान रखिएगा। बेसिक बातें हैं, बेसिक नहीं यार, अच्छी क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया है? सबको पता है कि 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, ठीक है। तो बी हो जाएगा। देखिए, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ये भाषाएं जो है कौन कौन सा है? तो आप कहेंगे सर असमिया है, बंगला है, बोडो है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोकनी है, मणिपुरी है, मलयालम है, मणिपुरी है, अच्छा मैथिली है। 2 बार बोल दिया हूँ, एक बार दोबारा सुन लीजिए, बोल देता हूँ। असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकण, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़ीसा या उड़िया को उड़िया भी कह सकते हैं,
पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, ये सब है। तो देखिए भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं पहले शामिल किया गया था, लेकिन एक संशोधन होता है यहाँ पे, 21वां संविधान संशोधन होता है और ये 1967 में होता है, ये भी पूछ लेता है। तो उसमें जो है कौन सी भाषा जोड़ा गया था ये पूछे जाते हैं। तो आप ये सर इसमें जो जोड़ा गया था कितने बता सकते हैं, कौन बता सकते हैं? सिंधी को जोड़ा गया था, बिल्कुल। और उसके बाद फिर से 21 के बाद 71वां संविधान संशोधन होता है ना, 71वीं संविधान संशोधन होता है या 71वें संविधान संशोधन होता है। ये कब होता है? तो आप एक सर 1992 में होता है ना। तो इसमें कौन सी भाषा को जोड़ा गया था भैया? तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, 3 भाषा को यहाँ पे, तो यहाँ पे एक भाषा जोड़ा गया था, यहाँ पे 3 भाषा जोड़ा गया था। एक भाषा कौन था? तो यहाँ पे सिंधी था, है ना, यहाँ पे सिंधी था। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, सिंधी। यहाँ पे 3 भाषा कौन कौन सा था भैया? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे बोडो, डोगरी, मैथिली। बोडो, डोगरी, मैथिली तो लास्ट में जोड़ा गया था ना। यहाँ पे था 71वें नंबर पे कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली था। तो कोंकणी, है ना, क्या हो रहा है, कोंकणी होता है, कोंकणी, मणिपुरी और कौन सा? नेपाली। और उसके बाद जो है ये 71वें नंबर का है। उसके बाद जो है कौन सा संविधान संशोधन होगा? 92 नंबर का। उसमें क्या कितने भाषा जोड़ा जाएगा? तो इसमें 4 भाषा। कौन सा? बोडो, डोगरी, है ना, और कौन सा? मैथिली और संथाली, है ना, मैथिली और संथाली जोड़ा गया था। तो ये 92 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था। और ये कब हुआ था? 92 नंबर का संविधान संशोधन 2003 ईस्वी में। तो ये डेटा ध्यान रखना भाई साहब। चलो पीडीएफ में पुनः कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं पीडीएफ दिया हूँ ना, डिटेल इसका एक्सप्लेनेशन उसमें मेंशन कर दिया हूँ भाई साहब, तो आप देख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए। उड़िया का नाम बदलकर उड़ीसा किया गया है 2011 ईस्वी में, ये 2011 में किया गया था। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई 8वीं अनुसूची, अच्छा ये बता दिया हूँ, डोडा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? अब ये क्वेश्चन आप नहीं जवाब दोगे तो कैसे होगा भाई? आपने दक्षिण भारत को पढ़ा होगा। नीलगिरी का पर्वत, सब नीलगिरी का है ना, नीलगिरी हो जाएगा, नीलगिरी, नीलगिरी इज द राइट आंसर। डोडा बेटा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के पर्वत नीलगिरी पर्वत की मैं बात करूँ तो ये पर्वत ग्रंथि में जो है मिलते हैं, जिसका सर्वोच्च शिखर डोडा बेटा है। अच्छा डोडा बेटा की जो टोटल ऊंचाई है यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ, टोटल ऊंचाई है मीटर में है, ये 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। डोडा बेटा की मैं बात करूँ दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च चोटी है। नीलगिरी के दक्षिण में जो है अन्नामलाई पहाड़ी है। अन्नामलाई पहाड़ी की मैं बात कर लूँ तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमोडी है, जो कि अन्नामलाई में है। और इसकी जो ऊंचाई है भाई अन्नामलाई की वो है 2695 है, और ये 2637 ही है। तो देखो इससे बड़ा है ना। तो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी ये है डोडा बेटा। और अनाईमलाई की मैं बात कर लूँ, अनाईमोडी की, सॉरी, तो अन्नामलाई पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है अनाईमोडी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी है। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। कन्फ्यूजन में क्वेश्चन गलत मत करिएगा एग्जाम हॉल में, मैं यही कहूँगा। अच्छा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? चिंदागढ़ चोटी है ना, चिंदागढ़ चोटी। सतपुरा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, 1350 मीटर है ऊंचाई। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो ये पे कलसुपाई है। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अरावली का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? गुरु शिखर है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये माउंट आबू पहाड़ी में स्थित है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार। तो ये सब मैं मेंशन कर दिया हूँ पीडीएफ में। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान की कैलेंडर का नाम क्या है, क्या था बताओ? पीवाईक्यू वाला क्वेश्चन था ये, है ना, बी हो जाएगा, विक्रम था भाई। चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है? 37 का, बिल्कुल ये जगह आंध्र प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? बताओ भाई। बिल्कुल ये टोन कहते हैं, टोन। एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को टोन कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव हार्मोन नहीं है? बता सकते हो? डी हो जाएगा, साइटोकाइनिन मानव हार्मोन नहीं है, बाकी इंसुलिन, एस्ट्रोजन और कैल्सिटोनिन जो है ये मानव हार्मोन है, ठीक है। साइटोकाइनिन नहीं है। साइटोकाइनिन पादप हार्मोन होता है, ये पादप हार्मोन होता है ना, पादप हार्मोन होता है। बहुत कायदे से पढ़ा चुका हूँ यार मैं, टिश्यू पढ़ाया हूँ तो बहुत कायदे से एक चैप्टर ही है, एनिमल टिश्यू और पादप उत्तक और जंतु उत्तक, है ना, बताया हूँ। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस में जो है, दोबारा सुनिए, सिंधु घाटी सभ्यता के जो है निम्नलिखित स्थलों में से किस में जो है बृहद स्नानागार पाया जाता है ना? कौन सी जगह था ये? यहाँ पे देख लो, बता दो भाई। 40 नंबर का बिल्कुल डी है, मोहनजोदड़ो में था, ठीक है। आगे बढ़ जाते अगला क्वेश्चन है कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था? कनिष्क को 41 का बिल्कुल सी हो जाएगा, ये पान चाओ था, पान चाओ। कनिष्क को हराने वाले चीनी जनरल पान चाओ था। कनिष्क का जो है
चीन के शासक पांचालों से युद्ध हुआ था, जिसमें पहले कनिष्क की पराजय हुई थी, बाद में विजय हो गया था। कनिष्क कुषाण वंश का जो है महान शासक था, आप सबको पता होना चाहिए। और उसने जो है कनिष्क ने ही 78 ईस्वी में अपना ध्वजारोहण किया था, और इसके उपलक्ष्य में शक संवत चलाया था कनिष्क ने ही। इसे वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्रयोग में भी 1957 से जो है 1957 से इसकी से लाया गया है, आपको पता होना चाहिए शक संवत को, ठीक है। अच्छा, कनिष्क की राजधानी जो है ना, पहली राजधानी पेशावर था और दूसरी राजधानी जो है मथुरा थी। तो ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यूपी वाला क्षेत्र में, यूपी के मथुरा में। अगला क्वेश्चन है बजरंग पुनिया का संबंध जाहिर सी बात है किससे होगा भाई, ये कुश्ती से होगा क्या? हाँ, कुश्ती से ही है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन करेगी किस राज्यसभा कितने दिनों तक जो है धन विधेयक को रोक सकती है? कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक सकता है? बिल्कुल यहाँ पे 14 दिनों तक, इससे ज़्यादा नहीं। देखो मैं आपको बता दूँ, राज्यसभा 14 दिनों तक जो है धन विधेयक को रोक सकती है। धन विधेयक की मैं बात कर लूँ तो यह जो है अनुच्छेद 110 में इसके बारे में प्रावधान है। आर्टिकल जो है 110 में इसके बारे में प्रावधान है ना। ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और प्रथम बार केवल लोकसभा में पेश किया जाता है धन विधेयक। अगला क्वेश्चन है तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बिल्कुल जो लोग सी टिक करें तमिलनाडु में है। तमिलनाडु राज्य में ये स्थित बंदरगाह है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है फॉरवर्ड ब्लॉक का संस्थापक या फिर स्थापना जो है किसने किया था? तो सबको पता है भाई, ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, है ना। कब किया था ये बताओ। देखो भाई, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। और मैं आपको बता दूं, फॉरवर्ड ब्लॉक अखिल भारतीय सम्मेलन 1940 में नागपुर में जो है आयोजित किया गया था। ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे, और इनका जो सचिव थे वो थे कामत, है ना, HV कामत थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना भी जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 1 सितंबर 1942 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज का जो है पहली डिवीजन की स्थापना की थी। ये कुछ बेसिक बात है। अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन कहता है कि उत्प्रेरक का कार्य क्या है? 46 का बता दो। बिल्कुल डी हो जाएगा, डी। ये दोनों कार्य होता है, ए और बी। अभिक्रिया दर को बढ़ा देना और अभिक्रिया दर को घटा देना, उत्प्रेरक का काम यही होता है। आगे बढ़ जाते हैं, साइमन कमीशन का जो है विरोध क्यों हुआ? 47 का बिल्कुल बी हो जाएगा। इसमें जो है साइमन कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, इस कारण से। अच्छा, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। देखो, साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हुआ क्योंकि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था, और भारत शासन अधिनियम 1919 में यह प्रावधान था कि 10 वर्ष बाद एक आयोग की जो है क्या होगा, नियुक्ति की जाएगी, जो जांच करेगी कि भारत की मैं बात करूँ, जांच करेगी कि भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक जो है प्रगति करने की दिशा में है। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति नवंबर 1927 में की गई थी। और इस कमीशन की नियुक्ति की मैं बात करूँ तो भारत राज्य सचिव, एक नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछ लेते हैं, नाम तो टेरा तो जरूर है, बर्केन हेड इसका नाम है, बर्केन हेड द्वारा की गई थी। इस कमीशन में कुल 7 सदस्य शामिल थे। इसमें 7 सदस्य में से एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए भारतीयों द्वारा जो है श्वेत कमीशन भी कहकर इसे बहिष्कार किया था, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। मैं मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत कायदे से पढ़ाया हूँ, जाके देख लेना। अगला क्वेश्चन है भाई, धात्विक खनिज का उदाहरण है। 48 का क्या होगा, ए हो जाएगा। सोना, चांदी, लोहा जो है यह जो है धात्विक खनिज का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण कौन सा है? 49 नंबर। क्या मैं 50 क्वेश्चन ही इस सेट में करवा के छोड़ दूँ, अगला पार्ट अगले वीडियो में लेके आऊँगा? तो आपके लिए बेनिफिट होगा तो डिटेल में करवा दूंगा, नहीं तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ आंसर बताते जाऊँगा। चलो मैं करवा ही देता हूँ, क्यों आप लोगों में दुखी हो जाओगे। 49 का बिल्कुल ए हो जाएगा भाई, मोहगनी और रोजवुड हो जाएगा राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बेला डीला किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन आता है तो इसे स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। तो बेला डीला लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, और भारत में लौह अयस्क के 2 प्रमुख प्रकार है, एक हेमाटाइट और दूसरा जो है मेग्नेटाइट पाए जाते हैं ना। तो लौह अयस्क में कुल आरक्षित भंडारों का लगभग 95% भाग उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। ये भी प्रश्न पूछ लेते हैं। तो उड़ीसा में जो है लौह अयस्क का सुंदरगढ़ हो गया, मयूरभंज हो गया, झार पहाड़ी हो गया, ये सब पाया जाता है। अच्छा बताओ कि ये जो है बेला डीला किस राज्य में है? तो बेला डीला भाई साहब यह जो है छत्तीसगढ़ राज्य में है, ठीक है। जो लोग सही नहीं टिक कर पाए हो कोई बात नहीं, ये छत्तीसगढ़ राज्य में है ना, छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में। ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछ लेते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए।
नौका दौड़ किस राज्य पर के जो है प्रसिद्ध खेल है नौका दौड़, तो जाहिर सी बात है ये केरल का है। अगला क्वेश्चन है नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र केंद्र जो है किस राज्य में है, 52 का बता दो। बिल्कुल सी, ये उत्तर प्रदेश में है क्या? बिल्कुल उत्तर प्रदेश में है। 1956 में जो है एशिया के जो पहले अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा का परिचालन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC जिसे कहते हैं ट्रॉम्बे मुख्यालय में द्वारा किया गया था। ठीक है, हालांकि आपको नरोरा पूछा है तो यूपी में है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भाई अनिमेष लोचन चैत्य कहाँ स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है। अनिमेष 53 का, बिल्कुल ये बोध गया में है। देखो भाई अनिमेष लोचन चैत्य, देखो चैत्य शब्द आपको दिखेगा ना, तो आपको ये ध्यान रखना कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और ये बोध गया में है, ध्यान रखना है ना। यह वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध जो है या फिर गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान प्राप्त जो है करने के बाद अपना दूसरा सप्ताह खड़े होकर जो है बौद्ध वृक्ष को एक टक देखते हुए बिताया था, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ किया गया था? 54 का ये हो जाएगा चेन्नई में। आगे बढ़ जाते हैं गारो खासी जयंतिया एक भाग है किसका है भाई? तो बिल्कुल यहाँ पे आप ऑप्शन देख लो, है ना, तो बी हो जाएगा। बी होगा क्या 55 का? हाँ बिल्कुल यहाँ पे बी हो जाएगा, ये प्रादीपीय पठार का है। ठीक है, देखो गारो खासी जयंतिया जो है प्रादीपीय पठार का भाग है, ये कई बार प्रश्न पूछ लेता है। देखो भाई भारत का जो है प्रादीपीय पठार एक जो है अनियमित त्रिभुजाकार आकृति का भूखंड है जिसका विस्तार उत्तर में अरावली पर्वतमाला व दिल्ली, पूर्व में राजमहल की पहाड़ी और पश्चिम में गिर पहाड़ियों और दक्षिण में जो है कार्डमम पहाड़ी और उत्तर में जो है शिलोंग के कार्बी एलोंग पठार तक जो ये फैला हुआ है। तो बेसिक सा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया? 56 कौन सा चलाया गया था? ठीक है, बी हो जाएगा इंटरनेट साथी। अगला क्वेश्चन है भाई निम्नलिखित विद्रोह का कदम आपको सजाना है। देखो अब यहाँ पे अहमदाबाद आंदोलन है, चंपारण सत्याग्रह है, तो आपको पता होना चाहिए, है ना। और क्वेश्चन को आराम से एलिमिनेट भी कर सकते हो। तो भाई जाहिर सी बात है चंपारण सत्याग्रह दिए तो सबको पता है 1917 है, अहमदाबाद 1918 है। अब ये ये खेर आंदोलन है, एक मिनट रुक जाओ भाई, ये भी 1918 है और अहमदाबाद जो मिल आंदोलन हुआ था ये भी 1918 है। अब यहाँ पे गलती लोग करते हैं, ये हुआ था महीना, अब मंथ भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको बता दूँ यह जो है मार्च जो है जून में हुआ था कौन सा खेर आंदोलन, और अहमदा जो है फरवरी मार्च में हुआ था। देखो कितना का फर्क है, फरवरी मार्च में हुआ था। तो अब क्रम में आराम से सजा सकते हैं, ये तो 1917 में था, ये तो पहले नंबर पे आ जाएगा। तो ये रहता है क्वेश्चन, ऐसे भी फंसाने के लिए क्वेश्चन देता है। ठीक है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पहले हो जाएगा दूसरा, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा पहला, उसके बाद तीसरा। ठीक है, आ जाओ भाई आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि स्ट्रीम लाइन के दूसरे 5वें 6ठे और 10वें अक्षरों को मिलाकर सार्थक अंग्रेजी शब्द बना जाता है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो उस शब्द को तीसरा अक्षर क्या होगा, है ना। तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैं आंसर बता देता हूँ, बनाऊंगा नहीं ना, तो डी हो जाएगा, डी। ए और टी दोनों हो जाएगा, है ना, ए और टी, ए और टी, ए और टी। सोल्यूशन में मैं PDF में दे दिया हूँ। 59 का देख लो भाई आप सभी लोग, 59 का भी सी आंसर हो जाएगा, चंद्र हो जाएगा, आप इसको बना लेना। अगला क्वेश्चन है विधान परिषद का जो है सदस्य बनने का न्यूनतम उम्र होनी चाहिए कितना? 60 का बता दो। बिल्कुल यहाँ पे सी हो जाएगा, कम से कम 30 साल होना चाहिए। अच्छा 59 का कितना था, उसका भी सी ही था। अगला क्वेश्चन है बृहद ट्रंक मार्ग जिसे हम लोग कहते हैं ग्रांड ट्रक रोड निम्न में से किसके से संबंधित है? जाहिर सी बात है शेरशाह सूरी से संबंधित होगा। अच्छा सूरी की तरह बनाया गया था, तो ये अच्छा सड़क परिवहन था, है ना, तो आप सबको पता है ये हो जाएगा 61 का। ये शेरशाह सूरी की तरह बनाया गया था भाई, ध्यान रखना, ग्रांड ट्रक रोड शेरशाह सूरी की तरह बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 60 का और 62 का, सॉरी, तो बी हो जाएगा, बिल्कुल स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता में क्या होता है? तो इसकी प्रतिरोधकता में क्या होता है? घट जाता है। अगला क्वेश्चन है भाई ऑडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है, तो दूरी का मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अलकनंदा और भागीरथी नदी जो है कहाँ मिलती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, 65 का बेसिक सा क्वेश्चन भी है, तो सभी लोग है को पता है देवप्रयाग में। अगला क्वेश्चन है भाई 5वां आसियाना भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? हालांकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो भाई चलो ये कुआलालंपुर, है ना, लालनपुर में हुआ था, और ये 2023 में ही हुआ था, तो जरूरी नहीं है, चलो छोड़ दो। अगला क्वेश्चन है भाई राज्य विधानसभा का जो अधिकतम संख्या निर्धारित है, तो आपको पता होना चाहिए अधिकतम राज्य विधानसभा का अधिकतम तो 500, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ ना, जो 1967 में जो है
या सॉरी 1967 में तो नहीं किया गया था, ये किया गया था कितने ईस्वी में किया गया था भाई? 2001 के अनुसार ना, 84 संविधान संशोधन के था। 2026 तक इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है ना। हाँ 2003 में 2001 में किया गया था ना, 84 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था 2001 में इसके था। ठीक है, चलो तो आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। देखो मैं फास्ट में करवा रहा हूँ इसलिए क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है बहुत, और आप लोग का कहना रहता है कि सर 30-35 मिनट का वीडियो बनाइए ना भाई, सिर्फ आंसर बताते जाएंगे तब 30-35 मिनट में होगा, है ना। 68 का बिल्कुल भी हो जाएगा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये ध्यान रखना, बार बार क्वेश्चन ये रिपीट होता है। देखो राष्ट्रीय आय बराबर होता है, इतना अच्छा क्वेश्चन है, किसके बराबर? एनएनपी फैक्टर कॉस्ट है, एनएनपी मार्केट प्राइस है। एनएनपी का क्या होगा? एनएनपी का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है भाई, ध्यान रखना। ये बिल्कुल हो जाएगा, एनएनपी जो है ना होगा फैक्टर कॉस्ट पे। एनएनपी निबल राष्ट्रीय उत्पाद होता है, नेट नेशनल इनकम होता है। नेट नेशनल इनकम इंग्लिश में कहते हैं एनएनपी को। निबल या फिर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कह सकते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या निबल भी, शुद्ध को निबल भी कहते हैं ना, ध्यान रखना। तो आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं भाई, जो राष्ट्रीय है ना, नेशनल इनकम ना, जब एनएनपी की गणना लागत मूल्य पर, मतलब कि फैक्टर कॉस्ट पर, यहाँ पे एफसी का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट, मतलब लागत मूल्य पर की जाती है, तब उस देश की जो है राष्ट्रीय आय निकलती है। एनएनपी पर जो है राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए जो है इसमें अप्रत्यक्ष कर को क्या करते हैं भाई? घटा दिया जाता है। बेसिक सा बात है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे क्वेश्चन है 70 नंबर का कि संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। 70 नंबर का डी हो जाएगा, है ना, क्योंकि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक शामिल नहीं है, बाकी ये सभी लोग हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई सार्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया था? तो चूँकि मैं आपको बता दूँ, अच्छा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बी हो जाएगा, कैप्टन मोहन सिंह जितरवाल। नहीं ये नहीं होगा भाई, कैप्टन ये हो जाएगा, शिवा चौहान हो जाएगा, है ना, बी यहाँ पे है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? कौशाम्बी जो है बिल्कुल डी हो जाएगा, वत्स की जो है कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी थी। बुद्ध के समय 16 बड़े जो है राज पाते हैं जो महाजनपद कहलाते थे, है ना, बड़े राज्य को ही महाजनपद कहलाता था पहले, है ना, गौतम बुद्ध के समय। और रूस की संधि के द्वारा जो है प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था 74 का, बिल्कुल डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, है ना। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है, वर्ल्ड हिस्ट्री हालांकि मैं अभी पढ़ाया नहीं हूँ आपको। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटें से प्रतिबंध हटाना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या कहते हैं उसे? 75 का भाई, बिल्कुल डी, उसे हम लोग उदारीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उदारीकरण। अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा लघु चित्रकला। कांगड़ा जाहिर सी बात है एक जिला ही है हिमाचल प्रदेश में, जाहिर सी बात है हिमाचल प्रदेश से संबंधित होगा। अगला क्वेश्चन है, द स्पिरिट ऑफ व लॉस नामक पुस्तक जो है कौन था? अच्छा, उसका लेखक कौन है, वे पूछ रहा है। द स्पिरिट ऑफ लॉस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 77 का बिल्कुल सी हो जाएगा, मोंटे रक्यू हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा जनजातियों व स्वशासन के विभिन्न अवामे का जो है परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताना है। बहुत अच्छा, यही क्वेश्चन सब में नंबर कम उठता है और कई बार गलत कर देता है भाई। अशोक मेहता समिति से संबंधित है, मैं आपको बता दूं, सॉरी भूरिया समिति हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो इसमें हुआ क्या था, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखो भारत सरकार जो है जनजाति के स्वशासन के जो है विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए भूरिया समिति का गठन किया गया था। तो कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि भूरिया समिति किससे संबंधित है? जनजातियों से संबंधित है, ध्यान रखना। और ये 1994 की बात है, 1994 की बात है। तो 1994 में अनुसूचित क्षेत्रों की स्थिति को जो है अध्ययन करने के लिए भूरिया समिति का गठन किया गया है। भूरिया समिति 1995 में सरकार के जो है समक्ष जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। तो आपको ये बस इतना सा ध्यान रखना है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उपभोक्ता के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं व सेवाओं के विनिर्माण द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है। तो देखो बहुत क्या होता है ये, देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, तो है ना, सूचना का अधिकार के तहत ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा 22 में राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? राष्ट्रपति तो 12 सदस्य मनोनीत करते हैं। कौन से अनुच्छेद के तहत बता सकते हो? तो अनुच्छेद 80 के तहत, सॉरी अनुच्छेद 80 के तहत नहीं है भाई, अनुच्छेद 80 क्लोज 3 के तहत, है ना, 80 क्लोज 3 के तहत करता है ना, क्योंकि 80 में राज्यसभा के बारे में प्रावधान करना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत का जो है राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश
जो दोबारा कहिए, भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में जो है तीसरा सर्वाधिक मान रखता है। देखो ये ऑप्शन में है, ये कौन सा हो जाएगा? 81 का। बिल्कुल सी, मिजोरम इज द राइट आंसर। देखो भारत का जो है राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए तो 2011 जनगणना के अनुसार तीसरा सर्वाधिक मान जो रखने वाला है वो मिजोरम राज्य है। ठीक है, ये साक्षरता की बात इन्होंने किया है। ठीक है, तो शब्द को पकड़िए। तो हालांकि सबसे ज़्यादा जो है किस राज्य का है, तो केरल का है। 94 साक्षरता दर राज्य में 94% है लगभग, है ना, 94 के आसपास में। केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा है लक्षद्वीप में 91.8% है। ठीक है, मिजोरम का 91.3% है। तो देखो यहाँ पे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिला के बोला है, तो तीसरे नंबर पर आ जाएगा मिजोरम। गोवा का 88% है, त्रिपुरा का जो 87% है, और बिहार में सबसे न्यूनतम अगर पूछा जाए तो बिहार टिक कर देना राज्य में, है ना, 61.8% है। आप देख सकते हैं यार, है ना, इसलिए तो बिहार पे लोग हंसते हैं। और यहाँ का पॉलिटिक्स इतना गंदा है, जातिवाद यार सबसे भयंकर है, मैं क्या बोलूँ, पता नहीं भगवान इन लोगों को मत्ती कब देगा यहाँ के नेता को। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन करेक्ट, कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है? 82 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल सी हो जाएगा, कुर्सेला। कुर्सेला भाई कटिहार जिला में है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ की संधि किसके बीच हुआ था? अभी देखो ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, तो जाहिर सी बात है किसके बीच में होगा, है ना, बिल्कुल ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था 358 के तहत। एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को, रिपीट कर रहा हूँ। राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है? तो 358 के तहत, अनुच्छेद 358 के तहत। ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 358 के अनुसार यदि युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के तहत संपूर्ण भारत में या फिर भारत के किसी भाग में आपातकाल की घोषणा की जाती है तो ये निलंबित हो जाता है, बेसिक बात है। अगला क्वेश्चन है, 1991 की आर्थिक नीति का लक्ष्य क्या था? 1991 की आर्थिक नीति का लक्ष्य क्या था? तो बिल्कुल जो लोग डी कर रहे हो, है ना, इनमें से सभी हो जाएगा, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण, है ना, ये सभी हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। बेलाडीला खान जो है प्रसिद्ध है, तो जाहिर सी बात है लो एस के लिए, और बेलाडीला जो है छत्तीसगढ़ में है, आप सबको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस राज्य में है बेलाडीला। आगे बढ़ जाते भाई, अगले क्वेश्चन, ब्रॉन्ज मेडल मिश्रित है। ब्रॉन्ज मेडल में क्या क्या मिश्रित होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो भाई इसमें जो है क्या क्या होता है ना, तांबा और क्या होगा, तो ब्रॉन्ज मेडल में जो है तांबा और टीन का, है ना, तांबा और टीन का क्या होता है, मिश्रण होता है, तो CuSN हो जाता है राइट आंसर। ठीक है, ये होगा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट में प्रचलित केंद्रमुख क्या है भाई? पश्चिमी घाट में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल ये पर्वत चोटी है, मैं आपको बता दूँ, और चूँकि पश्चिमी घाट में प्रचलित केंद्रमुख पर्वत चोटी है। केंद्रमुख कर्नाटक के पच्छार का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है, जिसकी ऊंचाई कब तो कितना है ये, अगर इसकी ऊंचाई की बात करूँ तो ये 1892 मीटर है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 37वां कथक महोत्सव 2025 आयोजित किया गया। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और इतना अच्छा क्वेश्चन है, सबकी मत पूछिए, है ना। तो 89 का आंसर जो है बिल्कुल जो लोग सी टिक करें नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भारत में जो है हर वर्ष किस दिन को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है? 90 का, बिल्कुल सी हो जाएगा, 5 अप्रैल। अगला क्वेश्चन है भाई, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो है 4 दिवसीय स्कूल चलो हम अभियान शुरू किया है? 91 नंबर का, ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है किस भारतीय या फिर किस यूरोपीय शहर में जो है सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 92 नंबर का, तो बी हो जाएगा लिस्बन, पुर्तगाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई आपके सामने, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, सब यो देख सकते हैं, सब न्यू अपडेटेड क्वेश्चन है। फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 जो है किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया? 93 नंबर का, तो बिल्कुल ये हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का जो है महापंजीयक किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, तो बिल्कुल डी हो जाएगा, यह जो है गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2025 पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा है? ठीक है, तो आंसर जो है 95 नंबर का, बी हो जाएगा, भारत का दूसरा स्थान है, ये ध्यान रखिएगा। भारत ने जो है 4 स्वर्ण 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल किया है, टोटल 8 पदक जो है जीते, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ देश साझेदारी ढांचे पर जो हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 96 का, सी हो जाएगा, मॉरिशस हो जाएगा, है ना, चूँकि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम है ना। आगे बढ़ जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन सा राज्य है? ये पूछ रहा है 97 का, तो बिल्कुल ये हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। पुनः करो, डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा PDF में। जो लोग PDF चाहते हैं कंप्लीट PDF, तो आप कम से कम 5 ग्रुप में वीडियो को शेयर करिए। अगर 5 ग्रुप में शेयर करेंगे तो आपको PDF फ्री में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया
शेर जो समाचारों में देखा गया था केवल किस भारतीय राज्य में पाया जाता है? एशियाई शेर। 98 नंबर का बिल्कुल यहाँ पे ए हो जाएगा, गुजरात में। देखो भाई मैं आपको बता दूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। एशियाई शेर जिसे भारतीय भाषा में जो है शेर या भारतीय शेर कहा जाता है, पैंथेरा लियो पर्शिका इसके प्रजाति का नाम है, उसके प्रजाति का। और यह जो है केवल भारत में पाए जाते हैं ना। मुख्य रूप से यह जो है गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये पूछे जा सकते हैं। अगर राष्ट्रीय उद्यान के नाम पूछे तो गिर नाम ध्यान रखिएगा, ये गुजरात राज्य में पाया जाता है ना, तो इसमें ये पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही मीर आलम टैंक किस शहर में स्थित एक जो है मीठे पानी का झील है? देखो क्या नाम है इसका, मीर आलम टैंक। मीर आलम टैंक 99 का। देखो भाई ये आंसर सी हो जाएगा, सी भोपाल में हो जाएगा। तेलंगाना सरकार जो है हैदराबाद में आलम टैंक, मीर आलम टैंक पर जो है, मीर आलम टैंक पर कितना, तो ये 2.5 किलोमीटर लंबा पुल बनाएगी। और साथ ही सिंगापुर के जो है गार्डन वाई द वे से प्रेरित यहाँ पे है ये, तो ध्यान रखना। लास्ट क्वेश्चन है इस मॉक टेस्ट का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को डोकरा ब्रॉस पिकॉक बोट भेंट की है? बहुत इंपॉर्टेंट है, डोकरा ब्रास पिकॉक बोट भेंट की है। 100 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, थाईलैंड। तो देखो मैं आपको बात बता दूं, थाईलैंड की अपनी जो है हालिया यात्रा के दौरान हमारे प्रधानमंत्री, भारतीय प्रधानमंत्री में बात कर लो तो इन्होंने एकदम मित्रता जाहिर की है और सांस्कृतिक मित्रता के प्रतीक के रूप में थाईलैंड के प्रधानमंत्री को डोक पीतल की मोर नाव भेंट की, सॉरी क्या मैं आपको बोल रहा हूँ, डोक ब्रास पिकॉक बोट नाव जो है भेंट की है। मूर्ति को जो है मोर की नींव जैसा आकार दिया गया है, मूर्ति है ये, है ना, तो ध्यान रखिएगा, बेसिक बातें हैं। इसके बाद डिटेल में आप चाहे तो पीडीएफ में पढ़ सकते हो। तो फ्रेंड्स ये कंप्लीट पीडीएफ था, कंप्लीट मॉक टेस्ट था आप लोगों के लिए। तो आप लोग क्या करिए, कंटिन्यूसली मॉक टेस्ट आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर अपना कट ऑफ जो है, कट ऑफ कितना रहा है, तो अगर आप यहाँ पे 65 पे हैं, 65 के आसपास में इस टेस्ट में, तो बहुत अच्छा आपका पकड़ है ना। मैं सारे लोगों को बोल रहा हूँ, सभी लोग 65 के आसपास में हो। अगर इससे कम आ रहा है तो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, अभी आपके पास टाइम है, तो आप अपने आप को इंप्रूव करिए। इंप्रूव करने का अप्रोच मैं बता चुका हूँ। आपने अगर थ्योरी क्लास नहीं किया है तो आप चाहे तो मेरे साथ भी जुड़ के पढ़ सकते हो या फिर खुद से भी पढ़ सकते हो। जितना टॉपिक मैंने बताया उतना ही करना है। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जो है। अच्छा एक बात, आप लोग सभी लोग क्या करिए, इस नंबर को अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए, 9341766130। इसको शेयर करने से आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि जो भी चीज़ें मैं आप लोगों के बीच में लेके आता हूँ वो जो है ना किस पे, तो स्टेटस में मैं व्हाट्सएप पे लगा देता हूँ, है ना। चाहे न्यूज़ से संबंधित हो या फिर जो मास्टर वीडियो का सीरीज हो या पीडीएफ हो, तो वो सब भी लगा दे रहता हूँ। तो आप जाके क्या करिए, इसे अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए। किसके नाम से, तो गोल्डन GK 21 कर लीजिए, GK 21 के नाम से, ठीक है। तो फ्रेंड्स पुनः मैं कह रहा हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोग जाकर टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ में वहीं पर प्रोवाइड करवा देता हूँ। टेलीग्राम का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, तो वहाँ सब जाकर इजीली जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।